फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? जिंदगी से भरपूर, हमेशा हंसती खेलती और कभी हार ना मानने वाली आंचल भाटिया। वो एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी। आंचल ने दिल्ली के रहने वाले अक्षय शर्मा से शादी की। फेसबुक पर अपनी शादी की तस्वीर डालते हुए उसने अक्षय के लिए लिखा कि When I look into your eyes, I see all my dreams coming true. जब भी मैं इन आंखों में झांकती हूं, मुझे मेरे सारे सपने सच होते दिखते हैं। लेकिन 1 मई 2016 शादी के ठीक 3 महीने बाद आंचल ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। खबर दिल्ली से। दिल्ली में प्यार के रिश्ते के दर्दनाक अंजाम की एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाली एक महिला ने शादी के महज 3 महीने बाद ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ये इंद्रपुरी थाना इलाके में एक नव विवाहिता युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसमें मरने से पहले फेसबुक पर उस लड़की ने जो लिखा, क्या वो सुसाइड का इशारा था या उसकी हत्या की गई? क्या आंचल को उसके ससुराल वालों ने दहेज के खातिर मार डाला? आंचल के घर वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी ना कर पाने की वजह से उनकी बेटी को मार डाला। एक ही तो बेटी है, क्या है तेरे बाप ने अगर दे देगा तो क्या इतना सब कुछ है? इस तरह से डिमांड होती थी, फिर मारता था। ये उसने खुद कुछ नहीं किया, उसको मारा गया है। उसकी फेसबुक पोस्ट पर अब तक एक तस्वीर में लिखा है, जस्ट वेट फॉर द सनशाइन। माँ बाप के लिए तो वो सुबह अब कभी नहीं आएगी। आज आंचल की मौत को महीनों बीत चुके हैं। उसके दोस्तों ने उसे न्याय दिलाने के लिए फेसबुक पर जस्टिस फॉर आंचल पेज बना रखा है। आंचल उन हजारों लड़कियों में से थी जिसे कथित रूप से दहेज के कारण मार दिया गया या फिर मरने को मजबूर किया गया। कई लड़कियां मौत से तो बच गईं, लेकिन उनकी बाकी बची जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। दहेज के बारे में बात तो हम दशकों से करते आए हैं, लेकिन सच तो यह है कि दहेज को छोड़िए, महिलाओं के प्रति अपराध को ही हमने शुरुआत में तवज्जो नहीं दी थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को अगर आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कि बलात्कार के आंकड़े 1971 से, यौन प्रताड़ना और दहेज के कारण मौत के आंकड़े 1995 से ही मिलते हैं। हालांकि बाद में ब्यूरो ने महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में अलग से विवरण देना शुरू किया।
1995 में दहेज के कारण 4,648 महिलाओं को मारा गया। 1996 में 5,513, 1997 में 5,796 और 1998 में 6,917 दहेज की बलि चढ़ी। आइए अब एक 12 साल की छलांग लगाते हैं और 2010 के आंकड़े दिखाते हैं। 2010 में दहेज के चलते 8,391 महिलाओं को जान से हाथ धोना पड़ा। तब से लेकर 2015 तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कोई खास कमी देखने को नहीं मिलती। मतलब साफ है, आज भले ही हम अपने को जागरूक कहें, लेकिन दहेज के मामले हमारी जागरूकता पर सवालिया निशान जरूर लगाते हैं। हमारे समाज में एक, जिसको हम अंग्रेजी में पेट्रियार्की बोलते हैं, ये है कि एक स्टेटस बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है कि कौन पावरफुल है और कौन उसके नीचे है और कौन उसके नीचे है। हमारा पूरा कास्ट सिस्टम ही इस चीज़ पे बेस्ड है। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि एक महिला को अपनी जगह पता होनी चाहिए। पर अगर वो महिला अब पढ़ रही है, लिख रही है, काम कर रही है, तो उसकी बहुत सी चीज़ें हैं समाज में जो उसको उसके अगेंस्ट काम करती हैं, और इस वजह से ये क्राइम रुकने वाली नहीं है, ये क्राइम होती रहती हैं। सारे देश में ही बीमारी फैल रही है। पहले सिर्फ उत्तर भारत में ही था, अब तो दहेज की कार्रवाई बाकायदा सारे देश में ही फैलती जा रही है। अगर कानून की बात करें तो दहेज के खिलाफ कानून 1936 में ही बन गया था। हालांकि इसमें 1961 में संशोधन किया गया और इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम का नाम दिया गया। इसके तहत दहेज लेने और देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया और जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही दिए गए उपहारों और उनके मूल्यों की सूची बनाए जाने की भी बात कही गई। अगर शादी के 7 साल के अंदर लड़की को प्रताड़ित किया जाता है या उसकी असाधारण मृत्यु होती है, तब भी मामला इस कानून के तहत दर्ज किया जाएगा। दहेज हत्या का मामला साबित होने पर इसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। हमारे पास गांधी नहीं है। गांधी जी अगर उन्होंने छुआछूत को बंद करना था तो अपने साथ एक पॉट लेके चलते थे, खुद साफ करते थे, हरिजन बस्ती में जाके साफ करते थे ताकि लोग छुआछूत को ख़त्म करें। कानून सिर्फ बनाने से समाज नहीं बनता, एक उदाहरण पेश करना पड़ता है। नेताओं को उदाहरण पेश करना पड़ेगा नैतिकता का। कानून अपने आप में काफ़ी नहीं है, कानून के अलावा जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब दहेज के ऊपर तो हमको एक इस तरह का एक सोशल क्रूसेड, जैसे कि एक इस तरह का मूवमेंट चाहिए जैसे कि सभी समाज में, पूरे समाज में इस चीज़ को हटाया जाए। ये साफ है कि दहेज को लेकर कानून को सख्ती से लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज भी ये समस्याएं हैं। लेकिन इसी कानून का नाजायज फायदा उठाने के भी कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को अपना विवेक इस्तेमाल करने और थोड़ी बहुत जांच के बाद ही गिरफ्तार करने की बात कही है। हालांकि इसका काफी विरोध भी हुआ है। किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता? क्या मर्डर के कानून का दुरुपयोग नहीं होता? क्या रेप के कानून का दुरुपयोग नहीं होता? क्या और जितने भी जुर्म हैं, चीटिंग का दुरुपयोग नहीं होता? सिविल केसेस को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया जाता? तो अगर आप कहें कि भाई क्योंकि कानून का दुरुपयोग होता है इसलिए ज़मानत बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए और ज़मानत पे छोड़ देना चाहिए, उनकी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल असहमत हूँ। हाँ, मेरे को कोई एग्जाम्पल दे कि एक आदमी है जिसने आत्महत्या कर ली इस वजह से, तो वो एक एग्जाम्पल होगा। जबकि मेरे को अगर महिलाओं की एग्जाम्पल कोई देनी हो तो मैं 10,000 20,000 दूंगी। और वो एक ही केस को उठाकर ये कहना कि इसका मतलब ये गलत कानून है, इसको हटाया जाए, या इसमें आप कंपाउंडिंग अलाउ करो, या इसमें आसानी बेल दो, इसमें अरेस्ट नहीं होगा, उस कानून के दांत हटाने की ज़रूरत एक केस के ऊपर, ये तो आप देख ही रहे हैं। मतलब इसमें क्या बैलेंस है?
तो आपने आंचल भाटिया का केस देखा, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जिसमें लड़कियों को दहेज के लिए, दहेज की छोटी रकम, बड़ी रकम या कोई बड़ी सी चीज़ या छोटी सी चीज़ की मांग के लिए या तो मार डाला जाता है या उन्हें आत्महत्या जैसा कदम लेने पर मजबूर किया जाता है। ये अभिशाप कैसे हमारे समाज में जड़ कर गया, आइए इस बारे में बात करते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और दहेज पर बहुत सारा काम कर चुके स्वामी अग्निवेश जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि दहेज की प्रथा का उदय कहाँ से है? जहाँ तक मुझे लगता है कि आज़ादी से पहले ये प्रथा रही होगी, लेकिन आज़ादी के बाद ये प्रथा बहुत ही ज़ोर शोर से आने लगी। इसका प्रमुख कारण क्या रहा? लगभग सारी दुनिया में और ख़ास करके हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से शादी के बाद लड़की अपने माँ बाप के घर को छोड़कर लड़के के घर जाती है, सास ससुर के घर जाती है। तो उस समय उसको विदा करते समय लोग कुछ भेंट देते हैं, कुछ सामान देते हैं, कुछ अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो इसी में एक जगह पर यह भी शामिल होता चला गया कि उस लड़की का जिस घर से वो जा रही है परिवार से, वहाँ उसको एक जायदाद का भी हक है। माता पिता के जो पैतृक संपत्ति है उसमें है, वो घर तो छूट रहा है उसका और दूसरे घर में जा रही वो, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए भी लोगों ने एक तरीका निकाला कि विदा करते समय उसको कुछ इतनी चीज़ें दे दो, सामान दे दो कि वो फिर दोबारा से इधर क्लेम वगैरह ना करे। अब ये जो चीज़ थी वो भले ढंग से, अच्छे ढंग से जब तक चलती रही, लेकिन जब एक लालच की संस्कृति, एक भौतिकवाद और कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ने लग गई, तो सबको लालच बढ़ने लग गया और लड़की के नाम पर जो स्वेच्छा से दिया जाता था उस पर मांग होने लग गई। बाकायदे एक बार्गेनिंग होने लग गई कि इतना देना पड़ेगा और देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये विकृति आते आते इतनी विकृत हो गई कि इससे समाज में बहुत भयंकर समस्याएं पैदा होने लग गई। तो जाके 60s में कानून बना दहेज के खिलाफ, पार्लियामेंट ने बनाया कि दहेज का लेना देना जुर्म है, लेकिन लोग चोरी छिपे उस काम को और बढ़ावा देते रहे और खुल्लम खुल्ला भी होने लग गया। फिर तो दहेज का कानून बिल्कुल कारगर नहीं साबित हुआ, लेकिन ये इस कदर बढ़ जाएगा, इतनी बुरी हालत में पहुंच जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की। स्वामी जी, आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा सा काल था जिस दौरान हमारी जनता जो थी, जो देश की जनता थी, काफ़ी गरीब थी। उसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं मुहैया हो रही थी, जैसे स्कूटर, साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब नहीं हो रहा था। तो ये आर्थिक तंगी दहेज का कारण तो नहीं बन गई थी? नहीं, बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन आज तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन उसी कदर से लालच भी बढ़ता जा रहा है। पहले टीवी था तो फिर कलर टीवी का हुआ, फिर रेफ्रिजरेटर का हुआ तो उससे बड़ा वाला चाहिए, फिर इससे कार चाहिए तो कार के भी मॉडल नए से नए, बड़े से बड़े आने लग गए। विदेश में जाना है लड़के को पढ़ने के लिए, उसका खर्चा दो। तो कोई हिसाब नहीं है मांगने वालों का। लालच जब बढ़ जाता है और लोगों को लगता है कि चूसा जा सकता है उस लड़की के पिता और उसके घर वालों को, तो वो हर तरीके हथकंडे अपना करके उसको सताते और उसको बार बार और ला करके देने के लिए कहते हैं। तो कुल मिलाकर के उपभोक्तावाद की संस्कृति कहिए, कंज्यूमरिज्म का कल्चर, वो टेक ओवर कर गया और इंसानी रिश्ते या इंसान की ज़िंदगी उसके सामने कमतर हो गई। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत से लड़कियां मतलब ये डरने लग गई हैं शादी करने से। इधर सरकार ने जब कानून बना दिया, सख्त कानून और सख्त कानून बना दिया, तो उसका दुरुपयोग भी होने लग गया। कुछ लड़कियों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया
शादी होकर के गई और उनका कुछ मतभेद हुआ तो उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज करानी शुरू कर दी कि हमें तो दहेज के नाम पर तंग किया जा रहा है। अब एकदम से वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बन गया, उनको गिरफ्तार करो जी, ये करो करो। तो ये दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ही सताई जा रही हैं शादी के बाद। स्वामी जी, हमारे देश में बेटों को बेटियों की बजाय ज़्यादा तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या जैसा भी चला और उसके पीछे हमेशा यही कारण दिया जाता था कि लड़की को दहेज देना पड़ता है। आपको क्या लगता है, सच में दहेज ने कन्या भ्रूण हत्या तक को बढ़ावा दिया? बहुत सही कहा आपने कि लोग बेटी पैदा होने के ख्याल से ही घबराने लग जाते हैं कि आगे चल कर के ये बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी और फिर इसके लिए दहेज लाना पड़ेगा, तो इसको न रहे बांस न बजे बांसुरी, पहले पेट में ही ख़त्म कर दो, कन्या भ्रूण हत्या कर दो। तो वो सोचते हैं लोग। बाकायदे विज्ञापन आते थे पहले अखबारों में, मुझे याद है हरियाणा के पेपरों में, कि कल के 50,000 और 5 लाख को बचाना है तो आज 5,000 खर्च कर लीजिए। तो ये सोचने का जो तरीका है कि हम बराबर का इंसान नहीं मान रहे उस लड़की को, और शादी को एक उस दोस्ती के ढंग से, बराबरी के ढंग से, पार्टनरशिप के ढंग से नहीं ले रहे। जायदाद में यदि उसका हक है तो ठीक है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन आपको वो हक देना होगा। अब सरकार ने इस कानून को सख्ती से लागू करना शुरू किया। पहले वो लिखवा लेते थे शादी के टाइम पर ही दान दहेज दक्षिणा दे करके कि बेटी अभी तू इधर मुँह करके मत देखना, जो देना था तुझे दे दिया, तेरे घर में बच्चा होगा तो आएंगे भात भरने के लिए, छूछक के लिए, ये जो रिवाज हैं गांव के अंदर, ठीक है ना, लेकिन जायदाद की तरफ मुड़ के मत देखना। अब सरकार कहती है नहीं, कानून तो कानून है, वो हक मांगेगी तो हमें देना पड़ेगा। तो अब उसके लिए भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। कुल मिलाकर के समाज को जिस तरीके से हमें एक स्वस्थ दिशा में ले जाना चाहिए, उसमें दहेज का लालच, राजी खुशी प्यार से आप गिफ्ट देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, वो तो कोई भी देता है, शादी में आने वाले लोग ही दे देते हैं, बहुत से लोग आजकल। लेकिन उसको दहेज मांग करके जब मोल भाव होने लग जाता है तो बहुत कष्टदायक हो जाता है। और बहुत सी लड़कियां, बेटियां घर में माँ बाप के परेशानी को जब सुनती हैं, दूसरे कमरे में माँ बाप बात कर रहे हैं और 3-3, 4-4 बेटियां, कानपुर का किस्सा है, इस कमरे में बैठ कर के उनके परेशानी को सुन रही हैं, और चारों बहनें पढ़ी लिखी, BA, B.Ed, MA, M.Ed, और उन्होंने तय किया कि हम माँ बाप का दुख नहीं देख सकते, हमारी उम्र भी हो रही है, शादी ये करा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने चारों के चारों ने पंखे से लटक करके और आत्महत्या कर ली। 4-4 बेटियों ने, पढ़ी लिखी। इस तरह की कई घटनाएं होती हैं जब बेटियां खुद ही माँ बाप के उस दशा को देख करके वो कर देती। पढ़े लिखे लड़के जो योग्य हो गए हैं वो ज़्यादातर आजकल इस मामले में जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। उनको आगे बढ़ कर के कहना चाहिए, अपने माता पिता से भी कहना चाहिए लड़कों को, और जब शादी का वक्त या बातचीत होती उस समय हम कोई दहेज नहीं लेंगे। उसके बावजूद छोटा मोटा कोई गिफ्ट आता वो ठीक है, लेकिन दहेज के नाम पर हम कोई चीज़ नहीं लेंगे, ऐसा कहने की हिम्मत आज के पढ़े लिखे नौजवान लड़कों में होना बहुत ज़रूरी है। यदि कन्या भ्रूण हत्या को बंद कराना है, तो यदि औरतों को बराबरी का दर्जा देना है, सम्मान देना है, स्वाभिमान देना है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दहेज की लानत को हम पूरी तरह से मिटाएं। स्वामी जी, कई बार देखा गया है कि जहाँ पे शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हुआ है वहाँ पे ये समस्या कम है, और जहाँ पे शिक्षा का प्रसार कम है, लोग कम शिक्षित हैं, वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा है। आपका क्या मानना है? मैं इसको पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद आज की जो महंगी शिक्षा है, आजकल तो प्री प्राइमरी से ही इतना महंगा, नर्सरी से ही शुरू हो जाता है, और फिर आगे चल कर के जो प्रोफेशनल्स कोर्सेज हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए। तो इन सब चीज़ों से दहेज का भी वो जो बाज़ार है उतना ही गर्म हो जाता है, उतना ही महंगा हो जाता है।
ये डिपेंड करता है। एक शिक्षा से ताल्लुक़ कम है, इसका संस्कारों से ज़्यादा ताल्लुक़ है। अच्छे पढ़े लिखे नौजवान परिवार के लोग, माता पिता ही खुद कहते हैं हम बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे अपने, और बेटों के बारे में जब संकल्प लेते हैं तो फिर उनको ऐसे दामाद भी मिल जाते हैं अपनी बेटियों के लिए जो दहेज नहीं लेते। अच्छे अच्छे परिवार हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो भारतीय समाज है उसमें कम से कम 25,000 प्रति वर्ष लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, प्रति वर्ष। और घर के अंदर यदि जिंदा जला करके मार रहे हैं आप, टॉर्चर करके मार रहे हैं आप, तो इसको मैं आतंकवाद मानता हूँ। ये एक टेररिज्म है। और पूरे देश के अंदर आप देखेंगे, क्या दुनिया के अंदर एक साल में एक टेररिज्म के बहाने से या नाम से इतने लोग नहीं मारे जाते जितने हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर जवान औरत को दहेज के नाम पर तड़पा करके जिंदा जला करके मार दिया जाता है। स्वामी जी, आपका क्या कहना होगा कि जब कहा जाता है कि ये समस्या केवल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में सीमित है और अपर क्लासेस जो कि बहुत ही अमीर लोग हैं उनमें कम है, आपका क्या कहना है? नहीं, अपर क्लासेस में ज़्यादा है, मिडिल में भी ज़्यादा है, बिल्कुल लोअर में कम है। आदिवासियों में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, मुस्लिम्स में जो है वो मेहर देते हैं, वो लड़की की प्रॉपर्टी है जो दिया जाता है उसको, तो वो लड़के के नाम पर नहीं जा रहा है, वो लड़की के पास ही रहेगा वो। तो इस तरीके से, और आजकल उसके कई अच्छे तरीके भी निकल रहे हैं, कुछ लेन देन का जो तरीका है। लेकिन कुल मिलाकर के दहेज के खिलाफ एक आक्रोश युवाओं में और इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में और लड़कियों को भी संकल्प करने की ज़रूरत है। और मैं करवाता हूँ। ये मत सोचो कि हम लड़की वाले हैं तो कमज़ोर हैं, क्या करेंगे जी, देना तो पड़ेगा। नहीं, आजकल बहादुर लड़कियाँ पैदा हो रही हैं, वो कह रही कि हाथ उठा के संकल्प लेते, लिख के देती हैं कि हम दहेज मांगने वाले लोभी लालची लड़के से शादी नहीं करेंगे, चाहे ज़िंदगी भर हमें बिना शादी के रहना पड़े। स्वामी जी, इसका मतलब ये है कि हमें लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि ना करना सीखें। अगर कोई दहेज की मांग करे तो उसे सीधा ठुकरा दें। हाँ, बस उसको जब हम ये बताते जाते हैं ना बचपन से, पराया धन है, पराया धन है, ये गलत चीज़ है। लड़की को अबला, कमज़ोर बोलने से रोकना, उसको थोड़ा हमें हौसला देना चाहिए कि कोई भी नाजायज़ हरकत करे तो तुम्हें बिल्कुल मना करना चाहिए। बच्चियों के पैदा होने के अधिकार से लेके बच्चों के लालन पालन, उनके संस्कार और सारी चीज़ों को, उनको सबला बना करके, उनको अबला नहीं सबला बना करके और जागृति चेतना की तरफ नहीं ले जाते तो हम एक अच्छा सुंदर समाज नहीं बना पाते। इसलिए दहेज का लेन देन बंद होना चाहिए। ये तो एक ख़ास ज़रूरत है। उससे क्या होगा, बेटियों के पैदा होने से कोई परेशान नहीं होगा और उनको पढ़ा लिखाने के लिए परेशान नहीं होगा। आज परेशान होते हैं कि लड़की इतना पढ़ लेगी तो लड़के को और पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो फिर और दहेज देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कम होंगी, बंद होंगी। और जहाँ कहीं भी लड़कियों को ये तक बताया जाए कि तुम जा रही हो ससुराल, ठीक है, प्यार से इज्जत से तुम्हें रखते हैं, तुम रहो। जिस दिन तुम्हें लगे कि नहीं तुम्हारे साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, दहेज का लालच का मांग किया जा रहा है, तो बड़े आराम से प्यार से बेटी तुम आ जाना। स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि हमारे समाज में थोड़ा खुलापन होना चाहिए? लड़के लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिए अपना जीवन साथी चुनने की, क्योंकि ऐसे में जो रिश्ता बनेगा वो समझदारी पर आधारित होगा, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी पर आधारित होगा, ना कि पैसे के लेन देन पर। इस मामले में मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। जो क्रांतिकारी विचार महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में मैंने पढ़े, उसमें वो लिखते हैं कि स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर, लड़की अपना वर खुद चुनेगी। ये प्रथा थी हमारे आर्यावर्त की, प्राचीन काल की। और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जब तक भारत में आर्यावर्त में स्वयंवर प्रथा थी तब तक बहुत ऊंचे थे हम, बहुत आगे थे। जब से ये प्रथा नष्ट होनी शुरू हुई है तब से भारत का पतन भी शुरू हो गया। ये वाक्य लिखे उन्होंने। अब स्वयंवर की प्रथा में लड़की का अपर हैंड होता था लड़का चुनने में।
आजकल उल्टा हो गया है, लड़का आता है लड़की देखने के लिए और नाच के दिखा तो, गा के दिखा तो, खाना पका के दिखा तो, ये सारी चीज़ें है ना। और फिर उनकी मांगें देखिएगा, गौर वर्ण की होनी चाहिए, अमुक तमुक होनी चाहिए। तो ये सारे वैवाहिक विज्ञापन पढ़िए आप, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, बहुत सिकनिंग, बहुत। और कास्ट, जातिवाद, हाँ, उसमें इसी जाति की, इसी बिरादरी की, इसी वो होनी चाहिए। हाँ, अब ये सारी चीज़ों को जब आप बांध देते हैं तो दहेज के बाज़ार में वो उसको ख़त्म, उसकी बलि वेदी पे चढ़ा देते हैं। यदि आप एक लोगों को, लड़के लड़कियों को आपस में मिलने दीजिए, प्यार करने दीजिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से, हाँ, रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और कास्ट कंसिडरेशन ना रहे, पैसे का कंसिडरेशन ना रहे, ये तथाकथित रूप का भी, सौंदर्य का भी ना रहे, मिशन का रहे कि लड़का क्या चाहता है जीवन के अंदर, अपने से ऊपर उठ कर के कुछ वो समाज को देना चाहता, लड़की को भी उसी तरह का कोई मिशन है, और दोनों एक दूसरे को। तो ये है स्वयंवर की प्रथा जो हमारे प्राचीन कभी समाज में रहा होगा। आज हमें इस तरह के रिस्पॉन्सिबल लव को, उसको लव जिहाद कह करके चिढ़ा करके ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल लव है तो उसमें जात पात मत देखिए, मैं कहूँगा धर्म मजहब भी मत देखिए, मैं कहूँगा आगे चल करके आप राष्ट्रीयता भी, नेशनलिज्म भी मत देखिए। यदि आप जात पात को ख़त्म करना चाहते हैं आगे चल करके पूरे समाज से, तो आप प्रेम विवाहों को इतना बढ़ावा दीजिए, इतना बढ़ावा दीजिए, बढ़ावा इस अर्थ में कि इर्रिस्पॉन्सिबल तो ना होने पाए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि जिम्मेदारी से निभाने का भी वो रखते हुए और वो लोग प्रेम विवाह करते हैं तो जात पात जैसी सबसे गंदी बीमारी ख़त्म होती है। दूसरी तरफ दहेज जैसी लानत मिटती है। तीसरी तरफ योग्य नौजवान लड़के लड़कियां आपस में मिल कर के योग्य संतान को जन्म देते हैं, पूरा समाज और पूरी दुनिया आगे बढ़ती। धन्यवाद स्वामी जी, दहेज की कुप्रथा के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि दहेज का पैसे से, वर्ग से या जाति से कुछ लेना देना नहीं है। दहेज का लेना देना है मानसिकता से, और जब तक हमारी ये मानसिकता नहीं बदलती तब तक दहेज एक दानव बनकर खड़ा रहेगा। आज की प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।